हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्विक स्टडी नोट्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं सेल बायोलॉजी से जो भी पीवाईक्यू हैं उसका हम विश्लेषण करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और उसके खोज से। इसमें 25 क्वेश्चन है जो भी टॉप मोस्ट पीवाईक्यू हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल की खोज 1665 में सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहुक एंड पुरकिंजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और इन्होंने जो खोज किया था वो जो पेड़ होता है और पेड़ के जो कॉर्क टिश्यू होते हैं उसमें इन्होंने खोज किया था। और उस कॉर्क टिश्यू का अगर शेप पूछे तो वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। अब बात करते हैं कि इसमें पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और उसके खोज से। इसमें 25 क्वेश्चन है जो भी टॉप मोस्ट पीवाईक्यू हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल की खोज 1665 में सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहुक एंड पुरकिंजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और इन्होंने जो खोज किया था वो जो पेड़ होता है और पेड़ के जो कॉर्क टिश्यू होते हैं उसमें इन्होंने खोज किया था। और उस कॉर्क टिश्यू का अगर शेप पूछे तो वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज की थी वो किसने किया था। जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, लुईस पास्चर एंड एम.जे. स्लाइडेन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कोशिका के अध्ययन स्टडी ऑफ सेल को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है। हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो ये जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी में कवक का एंड फाइकोलॉजी में शैवाल का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका का सिद्धांत जो सेल थ्योरी है इसका प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। वाटसन और क्रिक, स्लाइडेन और स्वान, मेंडल और डार्विन, मॉर्गन और वोवेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका जो सिद्धांत है वो दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838 से 39 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सी है। पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, श्वेत रक्त कणिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन सेल। जो न्यूरॉन सेल है ये सबसे लंबी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ह्यूमन बॉडी में ओवम है और सबसे जो छोटी है वो हो जाएगा स्पर्म। अगर बात करें मेल और फीमेल में, तो मेल में सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वो होगी न्यूरॉन से और सबसे छोटी कोशिका होगी जो होगी स्पर्म। एंड अगर बात करें फीमेल में, तो फीमेल में जो होगा वो सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी ओवम और सबसे छोटी कोशिका जो हो जाएगी वो WBC। स्पेस नहीं है तो इसलिए हम साइड में ही लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है। माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका तंत्र, लाल रक्त कणिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है इसका जो साइज है वो 1 mm से भी कम है, यानी कि लेस देन 1 mm है। एंड जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, वो है ऑस्ट्रिच का एग सेल। इसका जो होता है जो मतलब कि लंबाई मोटाई जो भी है वो होता है 130 mm से 170 mm तक। ऑस्ट्रिच का ये लाल रक्त कोशिका, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी हमारे बॉडी में जितने भी कोशिका हैं, जितने भी सेल हैं, सबके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को DNA टेस्ट करवाना रहेगा तो बॉडी के किसी भी पार्ट से आप DNA टेस्ट करवा सकते हैं, सिवाय RBC को छोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है। मानव का अंडाणु, शुतुरमुर्ग का अंडा, हाथी का यकृत,
ये शीटा बुलेरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। इसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बेंडा दी डुवे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी काई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो होता है वो RER में फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है जिससे कि कोशिका को नष्ट होने में मदद मिलती है। एंड गोल्जी का जो कि परिवहन करता है, यानी कि जितने भी ATP के अणु हैं, जो भी प्रोटीन है एक जगह अगर जहाँ जमा है तो उसका परिवहन जो करता है वो गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कंपेयर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम, वैक्यूल्स। इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका के भीतर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे माना जाता है? गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन की ओर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु में नहीं। तो ये तो सही है। जंतु कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ये गलत है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये भी गलत है। दोनों की संरचना बिल्कुल समान है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से काइटिन की या सेल्यूलोज की या लिपिड की या तो प्रोटीन की। तो जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो होती है सेल्यूलोज की बनी। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। एंड जो इंसेक्ट का आउटर लेयर रहता है, जो कीड़ा मकोड़े रहते हैं, उसका जो आउटर लेयर रहता है वो भी काइटिन का ही बना रहता है। काइटिन जो होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? पारगम्य यानी कि परमिएबल, अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल, अपारगम्य और पूर्ण पारगम्य। इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धपारगम्य। ये सेलेक्टेड ही जो पदार्थ होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता, अपने बाहर से अंदर लाता या अंदर से बाहर लेकर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस सेल ऑर्गेनेली को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका सही जवाब जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम पहले इसको बता चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में DNA स्वतंत्र रूप से पाया जाता है? केवल केंद्रक में, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, केवल लाइसोसोम में, केवल राइबोसोम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रक के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी स्वतंत्र रूप से DNA पाया जाता है। एंड इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये तो एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और केंद्रक भी डबल लेयर्ड होता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होता है ये तीन जो है वो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इसका अपना राइबोसोम भी रहता है, लेकिन वो 70 S का रहता है। जो राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास रहता है लेकिन 70 S का, जबकि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80 S का पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? यकृत कोशिका में, परिपक्व लाल रक्त कोशिका में, श्वेत रक्त कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 या 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? ए है केवल कोशिका द्रव्य, बी है कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों से, सी है केवल केंद्रिका द्रव्य, डी है
कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव और अन्य कोशिकांग। तो इसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो लगा देंगे कि कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों से, जबकि ये क्वेश्चन गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव और अन्य कोशिकांग से। अगर हमारे तो ये कोशिका है, ये केंद्रक है। जो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव, बाहर जो मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और इसमें जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जो राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है और जितने भी हैं जो भी सेल ऑर्गेनेली, ये सब मिलाकर बनते हैं, जिसको बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय यूनिन्यूक्लियर नहीं है? तो इसका अमीबा तो हो जाएगा, पैरामीशियम भी हो जाएगा और बैक्टीरिया भी यूनिन्यूक्लियर ही है। तो इसका सही जवाब ये नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है सुसंगठित केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन नंबर डी है डीएनए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुसंगठित केंद्रक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो उपस्थित होता है, प्लास्टिड नहीं होता है, और गोल्जी का उपस्थित होता है, लाइसोसोम उपस्थित होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करने वाले वर्णक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एंथोसाइनिन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पेड़ पौधों में ग्रीन कलर प्रदान करता है एंड ये फोटोसिंथेसिस में कार्य करता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट वो है जो कि फूल का कलर डिसाइड करता है। जैसे कि फूल का कलर कोई रेड होगा, वाइट होगा, ब्लू होगा, ऑरेंज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट के थ्रू ही आता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है ये स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करने वाले लवक को क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर। हमारे 25 प्रश्न का एक सेट ख़त्म हो गया। अभी इसमें हमने 100 प्रश्न लिए हैं। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें की है कोशिकांग और उनके विशिष्ट कार्य। क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा है, क्या पूछ रहा है? अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वो खुरदरी यानी कि रफ होती हैं? गोल्जी कार्य, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। और जो स्मूथ ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है, और जो रफ होता है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, जिसे पैलिड कण भी कहा जाता है? कैमिलो गोल्जी, जॉर्ज पैलिड, क्रिश्चियन डी दुबे, अल्टमैन। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम को खोज किया था, इसमें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैलिड कण। तो अगर ये पैलिड कण लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जॉर्ज पैलिड ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, ऑप्शन नंबर ए अल्टमैन, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल बेंडा, ऑप्शन नंबर सी है फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म, क्या नाम ही तो पूछ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो दिया गया था वो दिया गया था बेंडा के द्वारा, कार्ल बेंडा के द्वारा। जबकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, उसको अलग अलग टर्म से, मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग टर्म दिया गया था। जैसे कि फिला दिया गया था किनके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अल्टमैन के द्वारा दिया गया था बायोप्लास्ट। कोलिकर के द्वारा गया था सेक्रोसोम एंड बेंडा के द्वारा दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनकी खोज किन्होंने की, मतलब किस वैज्ञानिक ने किया था? वो किए थे अल्टमैन प्लस में फ्लेमिंग ने मिलके 1890 में किए थे। अल्टमैन और फ्लेमिंग, ये जो फ्लेमिंग इन्होंने जो शब्द दिया था वो फिला दिया था, उन्होंने खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, और जो शब्द दिए हैं वो बेंडा दे दिए हैं। तो इसको आप याद रखिएगा एंड अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों में स्टार्च और तेल का संचयन करने वाले रंगहीन लवक को क्या कहते हैं?
स्टार्च और तेल का संचयन करने वाले रंगहीन लवक। अगर किन्हीं को ये क्वेश्चन नहीं पता तो यहाँ रंगहीन लवक से हम डिनोट करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है ये तो कलर प्रदान करता है, क्रोमो मतलब होता ही है कलर। जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर प्रदान करता है। जो कैरोटीनाइड भी यहाँ पे लिखा तो कैरोटीन जो पाया जाता है गाजर में, जो कि रेड कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब ये है जो कि कलरलेस है, रंगहीन है। और ये अभी हम थोड़ी देर पहले बताते थे, ये स्टोरेज का काम करता है, यानी कि स्टोरेज में स्टार्च और तेल का संचयन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये तो वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ही किए थे, कैमिलो गोल्जी ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के मलबे को पचाते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि स्रावित कौन करता है ये आप बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका रस, सेल सैप से भरी झिल्लीदार थैली को पादप कोशिका में क्या कहा जाता है? कोशिका जो रस होता है उससे भरी हुई झिल्ली को बोलते हैं वैक्यूल्स, जो कि हमारे बॉडी यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका हो जाएगा। रसधानी को घेरने वाली एकल झिल्ली का नाम क्या दिया गया है? प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट, कोशिकाभित्ति नाम की झिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोनोप्लास्ट। रसधानी को घेरने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में मदद करने वाला मुख्य जंतु कोशिकांग कौन सा है? सेंट्रोसोम या तारककाय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोसोम या तारककाय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सघन घोले पिंड को क्या कहते हैं जहाँ राइबोसोम का निर्माण होता है? तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है क्रोमेटिन, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी है साइटोसोल। क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले सघन गोलपिंड को क्या कहते हैं जहाँ राइबोसोम का निर्माण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमेटिन, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, प्लाज्मिड, साइटोसोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जीन जो आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई हैं कोशिका में कहाँ स्थित होते हैं? साइटोप्लाज्म में, गुणसूत्रों पर, लाइसोसोम में, कोशिका झिल्ली पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमोसोम पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य कोशिका में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता, कोशिका विभाजन को रोकना, कार्बोहाइड्रेट का संचय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के भीतर की कोशिका कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी का अंतःप्रतवी जालिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जो है वो केंद्रक पाए जाते हैं और ये एक प्रकार का जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसकी तरह कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S, 70S, 60S, 50S। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70S और हम लोग में 80S पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक में होता है 80S एंड प्रोकैरियोटिक में 70S। क्वेश्चन नंबर 42। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किन दो घटकों से मिलकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट और खनिज, लिपिड और प्रोटीन, सेल्यूलोज और पैक्टिन, स्टार्च और विटामिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिपिड विथ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 43। कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचनाओं के जाल को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन, स्पिंडल फाइबर्स, साइटोस्केलेटन, थाइलाकोइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 44। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक वलयदार मुड़ाव को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी, स्ट्रोमा, ग्रेना, सिस्टर्नी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर ए। गोल्जी की चपटी और मुड़ी हुई थैलियों की संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्टर्नी, ऑप्शन नंबर बी सिस्टर्नी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्लोरोप्लास्ट के भीतर तरल पदार्थ के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा, ग्रेना, क्रिस्टी, साइटोसोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 47, क्रोमोसोम गुणसूत्र रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? ये सीजीएल का क्वेश्चन है। केवल आरएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, केवल लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 48, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि उनमें कोई पूर्ण कोशिकीय संरचना नहीं होती, क्योंकि उनमें डीएनए नहीं होता, क्योंकि वे केवल पानी में रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि उनमें कोई भी पूर्ण कोशिकीय संरचना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्वेच्छा से निर्मित या जनन कोशिका कौन सी है? अंडाणु, शुक्राणु, न्यूरॉन, आरबीसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम हो जाएगी। न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगा। आरबीसी जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से बनी होती हैं? तो इसका ऑप्शन है लुई पास्चर, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने दिया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली। लुईस पास्चर जो है ये पास्चरीकरण का खोज किया, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर, जिसमें है कोशिका विभाजन और आनुवांशिकी। तो 51 क्वेश्चन पे आते हैं। समसूत्री विभाजन माइटोसिस के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? 1, 2, 4, 8। तो समसूत्री विभाजन में जो होता है उसमें दो जो है वो डॉटर सेल बनती हैं, और जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें जो है वो 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस मुख्य रूप से शरीर के किन कोशिकाओं में होता है? त्वचा कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनन कोशिकाओं में जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप ये बताएंगे कि कौन सा सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है एंड कौन सा सेल है जिसमें कि सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जल्दी ही रिकवर कर पाता है। तो 53 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितनी संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं? अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितनी संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं? 2, 4, 6, 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। 54 क्वेश्चन नंबर, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और मध्य रेखा पर सजते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटाफेज। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? मेंडल और मॉर्गन, वाटसन और क्रिक, स्लाइडेन और स्वान, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 56, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान मध्य में क्या बनता है जो बाद में कोशिका भित्ति बनता है? ऑप्शन नंबर ए है सेल प्लेट, क्लीवेज, फेरो, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल प्लेट। सेल प्लेट ये बनता है मध्य में। 57 क्वेश्चन नंबर, आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस के स्थान पर क्या पाया जाता है? एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल। डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड, सेंट्रोमियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। इस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के अलावा कोशिका का कचरा निपटान, गार्बेज डिस्पोजल भी कहते हैं। वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी या राइबोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 60, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन, काइटिन, लिपिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन। और कवक की जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। जो पादप होता है उसका सेल्यूलोज का बना होता है। 61 नंबर क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है?
तो कवक की जो है वो काइटिन की बनी होती है। पुरानी या क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं विशेषकर आरबीसी को नष्ट करने का कार्य शरीर में कहाँ होता है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत, प्लीहा या तिल्ली, अस्थिमज्जा या हृदय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो स्प्लीन है। 63 नंबर क्वेश्चन, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है जिसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अमोनिया ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडवांस ट्राइफॉस्फेट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण कोशिका का किस अंग में होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है और एटीपी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 65, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए लिपिड और प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्गी कॉय में, अंतःप्रद्रवी जालिका में, लाइसोसोम में, वैक्यूल्स में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एक आरईआर होता है, एक एसीआर होता है। आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसीआर मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आरईआर में जो खुरदरी वाली है उसमें होता है प्रोटीन का सिंथेसिस और जो एसीआर है वहाँ पे वसा का जो संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कोशिका के भीतर जल की मात्रा और परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा करता है? तो इसका ऑप्शन है राइबोसोम, रासायनिक वैक्यूल्स, केंद्रक, क्रोमोसोम। इसका सही जवाब हो जाएगा जहाँ से भी पानी आया तो वैक्यूल्स हो जाएगा। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में, केवल जंतु कोशिकाओं में, बैक्टीरिया में, कवक में? तो ये जो है वो पाया जाता है ओनली इन जंतु कोशिका। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका का आकार सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर, माइक्रोन में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है माइक्रोमीटर या माइक्रोन में। प्याज की छिलके की कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर स्पष्ट रूप से दिखने वाली बाहरी मोटी परत क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, केंद्रक झिल्ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति। आनुवंशिक जानकारी को माता पिता से संतान में स्थानांतरित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, प्रोटीन, वसा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले गोलाकार अतिरिक्त डीएनए को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, प्लाज्मिड, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है प्लाज्मिड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बना होता है? पैरेन्काइमा, विभज्योतिक उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतिक टिश्यू। 73, गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण, पैकेजिंग और श्रावण, वसा का संचय, प्रकाश संश्लेषण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति किस जीव की विशेषता है? अमीबा, जीवाणु, कवक, मनुष्य? केंद्रक झिल्ली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है बैक्टीरिया। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली की मदद से ग्रहण करता है? एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस, विसरण, परासरण? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, विशिष्ट कोशिकाएं और उच्च स्तरीय प्रश्न, जो कि है 76 से 100 के बीच में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में दिन के समय होती है? स्ट्रोमा, ग्रेना, थैलेकॉइड, क्रिस्टी, मैट्रिक्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा थैलेकॉइड यानी कि ग्रेना। 77, जंतुओं की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह अनुपस्थित होता है? हृदय पेशी कोशिकाएं, स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, गुर्दे की कोशिकाएं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, गुणसूत्र की दोनों भुजाओं को आपस में जोड़ना, ऊर्जा का उत्पादन करना, वसा को पचाना। तो सेंट्रोमियर का जो काम है गुणसूत्र की दोनों भुजाओं को आपस में जोड़ना। डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड में कौन से 3 घटक होते हैं? डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में कौन से 3 घटक होते हैं? वसा, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और पानी, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। यदि किसी कोशिका को अतिपरासरणी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका तुरंत फट जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका सिकुड़ जाएगी। यदि किसी कोशिका को अल्प परासरणी विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका जल से होकर फूल जाएगी, कोशिका का आकार आधा हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका जल से होकर फूल जाएगी। हाइपोटोनिक जिसमें कि विलयन की सांद्रता बहुत कम हो तो उससे जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करके वो फूल जाएगी। और वो जो था हाइपरटोनिक जिसमें कि विलयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा हो, जिसमें से कि जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो किशमिश वाला एग्जांपल होता है। अगर उसको किशमिश बेसिकली ये सूखा होता है, परंतु अगर इसको आप किसी पानी में डालिएगा तो वो फूल जाएगा, तो वो हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड अगर किशमिश को अगर किसी चीनी पानी या नमक पानी के बहुत ही सांद्र घोल में डालेंगे तो उसमें जो गाढ़ा घोल में डालेंगे तो उसमें किशमिश जो है उसका पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और किशमिश सिकुड़ जाएगी, तो वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका झिल्ली के पार गैसों जैसे ऑक्सीजन और CO2 का आना जाना किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है? परासरण, विसरण, बाष्पोत्सर्जन, सक्रिय परिवहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसरण यानी कि डिफ्यूजन। पानी का कोशिका झिल्ली के पार उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कम जाना क्या कहलाता है? पानी का कोशिका झिल्ली के पार उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण, परासरण, अवशोषण, प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है परासरण, ऑस्मोसिस। अब चलते हैं, किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था जिन्हें कीटों की मांसपेशियों में देखा गया था? तो यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि कहाँ पे देखा गया था, यानी कि कीटों की मांसपेशियों में देखा गया था। ए है कोलिकर, ऑल्टमैन, बिंडा, डीदुवे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है कोलिकर। कोलिकर जो है इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, और इसका जो नामकरण किए थे वो है माइटोकॉन्ड्रिया दिए थे वो जो है वो बिंडा ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लाज्मोडेमाटा का पादप कोशिकाओं में क्या कार्य है? यह प्रकाश संश्लेषण करता है, यह पड़ोसी पादप कोशिकाओं के बीच संबंध और परिवहन का माध्यम है, यह पौधों को कठोरता देता है, यह पानी को वाष्प बनाता है। तो प्लाज्मोडेमाटा का जो पादप कोशिकाओं में कार्य है यह पड़ोसी पादप कोशिकाओं के बीच संबंध और परिवहन का माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले जेली के जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, टोनोप्लास्ट और सेल सैप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। जीन के अचानक बदलने की प्रक्रिया जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है उसे क्या कहते हैं? संयोजन, उत्परिवर्तन, विलोपन, प्रतिलिपि। तो इसको तो बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा, म्यूटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? केवल जंतु में पाया जाता है और पादप में नहीं। कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, बड़ी रसधानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सेंट्रोसोम। बाकी कोशिका भित्ति तो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड है वो भी सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। बड़ी रसधानी ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है, और हम लोग के यहाँ भी रसधानी यानी कि एनिमल सेल में भी रसधानी पाई जाती है, लेकिन वो एज कम्पेयर टू बहुत ही छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 89। गुणसूत्र के सिरों को क्या कहा जाता है जो इससे बूढ़ा होने या नष्ट होने से बचाता है? सेंट्रोमियर, टेलोमियर, क्रोमेटिड, काइनेटोकोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेलोमियर। ये ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। टेलो मतलब पूछ होता है, ये पीछे के बारे में बता रहा है। मानव शरीर की किस कोशिका को सुरक्षात्मक कोशिका या सैनिक कोशिका कहा जाता है? RBC, WBC, प्लेटलेट, न्यूरॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा वो है हमारे प्लेटलेट, ये श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC।
ये जो है ये फाइट करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डीएनए से आरएनए बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड जो आरएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब बोलते हैं आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, हाइड्रोलिसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांसलेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े अम्लीय तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोसोल, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव, मैट्रिक्स, जीव द्रव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है केंद्रिका द्रव। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो वो तो बस विषाणु ही अपवाद है। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रोमेटिड अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है एनाफेज। गुणसूत्रों पर जीनों की व्यवस्था का क्रम कैसा होता है? गोलाकार, रैखिक, कुंडलीदार, अनियमित। गुणसूत्रों पर जीनों की व्यवस्था का क्रम कैसा होता है? तो वो होता है लीनियर, यानी कि रैखिक। पादप कोशिकाओं का आकार जंतु कोशिकाओं की तुलना में सामान्यतः कैसा होता है? छोटा, बड़ा, बिल्कुल बराबर, बहुत ही सूक्ष्म। तो ये जो होता है वो तो लार्जर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग वसा लिपिड्स के संश्लेषण का मुख्य स्थल है? तो लिपिड्स के संश्लेषण के बारे में आप बताएं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा, ये पूछ रहा है क्या वसा के लिए, तो वसा के लिए स्मूथ, एंड प्रोटीन के लिए खुरदरी। तो अब चलते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसोसोम का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, गोल्जी का केंद्रक, सेंट्रोसोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के जो इस प्रकार से लास्ट में लक्ष्य के रूप में बनते हैं और यही टूट टूट के ये बनता है लाइसोसोम। आज का लास्ट प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर तर्कु तंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़ते हैं? टेलोमियर, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिन, क्रोमोमियर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सेंट्रोमियर। तो आज के हमारे जितने भी प्रश्न थे वो हमने सारे कंप्लीट किए। आप बताइएगा कि आपके कितने रॉ स्कोर इसमें आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। आप सभी लोगों को आगे अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर रहें।